हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों 16 अगस्त से 22 अगस्त के वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें जितने भी 16 से 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आइए प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर है, 2023 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत किस शहर को नामित किया है? तो इसमें दोस्तों भारत ने नामित किया है कौन से शहर को? अहमदाबाद, जो गुजरात है, अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर नामित किया है 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसके लिए भारतीय शहर। तो आइए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? तो दोस्तों 15 अगस्त को बनाया जाता है इसरो का स्थापना दिवस। तो आइए देखते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को 69 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के मुख्यालय की अपन बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका के बेंगलुरु में है और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो वी नारायणन है। तो इसरो के उपग्रह जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में कौन सा तूफान आया है? तो अभी दोस्तों पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून पोडुल नाम से जो तूफान है वो आया है, जो ताइवान को भी प्रभावित किया है। तो पश्चिमी प्रशांत सागर में तूफान आया है टाइफून पोडुल। हरिकेन की अपन बात करें तो अंटार्कटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान हैं, उनको हरिकेन कहते हैं। टाइफून की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले जो तूफान हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसे पोंडुल या दानस भी कहते हैं, पोडुल या दानस। साइक्लोन की बात करें तो हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान, इन्हें साइक्लोन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज का क्वेश्चन है चौथा नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 स्वतंत्रता दिवस से संबोधन में किस बड़ी युवा केंद्रित पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इस जो योजना है इसकी घोषणा की है कब? 2015 के स्वतंत्रता दिवस पर। तो आइए देखते हैं पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस युवा केंद्रित रोजगार जो योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। कितने? 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, जिसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसके नोडल मिनिस्ट्री है। तो रोजगार से संबंधित है तो यही होगी नोडल मिनिस्ट्री। तो सुदर्शन चक्र मिशन की अपन बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों, बड़ी कंपनियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिशा अभियान की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। श्रेष्ठ पहल की अपन बात करें तो इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसने इंडियन पेनल कोड जो 1860 का स्थान लिया है। अपार आईडी तो सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। 15 दिसंबर 2023 को ये लॉन्च की गई है अपार आईडी। तो सभासार वेब पोर्टल, इसे दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा
लॉन्च किया गया है सभासार वेब पोर्टल। तो नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर वेस पेंस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये दोस्तों कौन से खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी, हॉकी से संबंधित थे वेस पेंस, जिनका अभी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे तो वेस पेंस की बात करें तो दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता रहे हैं और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर डॉक्टर वेस पेंस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखना है वेस पेंस। एक विदेशी शब्द सा लग रहा है ये नाम वेस पेंस, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हॉकी से संबंधित है और भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट 18 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हाल ही में राज्यपाल ला गणेशन निधन हो गया है। ला गणेशन का निधन हो गया है, तो ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ला गणेशन दोस्तों ये अभी नागालैंड के राज्यपाल थे और इनका भी निधन हो गया है। तो ला गणेशन नागालैंड के 16वें राज्यपाल ला गणेशन का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे तमिलनाडु राज्य से थे और बीजेपी के सदस्य थे। नागालैंड के राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। 2023 में वह नागालैंड के गवर्नर बने। नागालैंड के गवर्नर के रूप में ही उनका अंतिम कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट 2025 में आयोजित स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये दोस्तों स्लिनेक्स जो एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के मध्य एक्सरसाइज है। तो स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका 12वां संस्करण था जो श्रीलंका के कोलंबो में 14 से 18 अगस्त तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग को बढ़ाना है, ताकि भविष्य में पाक जलडमरू या हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त अभियानों की आवश्यकता पड़ने पर वे तैयार रहे। भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS ज्योति ने इसमें भाग लिया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि जो एक्सरसाइज हुई है श्रीनेक्स, इसमें कौन सी जो INS नौसेना के जहाज भाग लिए हैं? तो उसमें INS राणा हो गया और INS ज्योति, इन्होंने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो पहली बार दोस्तों ये आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इसका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है, मैस्कॉट है हिमालयन किंग फिशर। तो इस फेस्टिवल का जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर की जो डल झील है उसमें 21 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। 2025 में अटलांटिक महासागर में आने वाले पहले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो दोस्तों ये तूफान का नाम है एरिन। तो अटलांटिक महासागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है एरिन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों इसमें जो फिल्म है होम बाउंड ने इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो इसमें दोस्तों बेस्ट फिल्म नहीं होगी, जो बेस्ट डायरेक्टर है उसका ये क्वेश्चन था। तो इसमें बेस्ट जो डायरेक्टर वो नीरज गायवान को इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के बारे में। तो नीरज गायवान को दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें मिला है। बेस्ट एक्टर की अपन बात करें तो वो अभिषेक बच्चन ने जीता है और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो वो कैलासम जो तमिल फिल्म अगमल के लिए उन्होंने जीता है। अगमल को बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड भी मिला है। आमिर खान को एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। यह फेस्टिवल भारत और ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्ण बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है एस रोहित कृष्णा। तो 89वें ग्रैंड मास्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 89वें, ध्यान में रखना है। तो भारत के 89वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं, जो तमिलनाडु राज्य से आते हैं। उन्होंने हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित अलमाटी मास्टर्स कोनोव कप जीतकर ये खिताब हासिल किया है। इससे पहले दिव्या देशमुख 88वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर थी, जिन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर देने वाला राज्य है, जिसमें आर प्रज्ञानंदा है, वैशाली है, विश्वनाथ आनंद जैसे खिलाड़ी शामिल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी अभिनव बिंद्रा को नो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने? आईओसी ने। तो इंडिया का जो नया अध्यक्ष, अभी इरडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये दोस्तों जो अजय सेठ है, अजय सेठ, इन्हें इरडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो भारतीय ओलंपिक शूटर और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को नो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर में एक के रूप में नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से और संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है, अभी चर्चा में है। तो चुनाव आयोग की अपन बात करें तो एक दोस्तों ये संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक अनुच्छेद की अपन बात करें तो भाग 15 के अंदर चुनाव आयोग का उल्लेख है, भाग 15 के अंदर। और इसमें तो भाग जो 15 है, 15 है, इसमें चुनाव आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक। स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो संरचना की बात करें तो 3 सदस्य जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और पुनर्नियुक्ति की इसमें अनुमति नहीं है। ये है दोस्तों ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। अभी दोस्तों जो राहुल गांधी है और इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के आरोपों पर संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण चीफ इलेक्शन जो कमीशन है उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की बात कही है, तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस स्ट्रेटजी एंड हाउ टू यूज डेम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो ये दोस्तों पुस्तक जो है वो किसकी है? अमरीश मित्तल के द्वारा ये लिखी गई है, अमरीश मित्तल। तो आइए देखते हैं विस्तृत चर्चा। मिनिस्टर की बात आइए तो अपन देखते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री के अंदर। तो शिवराज सिंह चौहान की अपन बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अभी दोस्तों कृषि एवं किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान के पास है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की अपन बात करें तो इनके पास दोस्तों अभी कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास अभी जो पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन एंड डेयरी मत्स्य मंत्रालय किसके पास है? तो ये राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के पास है। और मनसुख मंडाविया की अपन बात करें तो इनके पास दोस्तों रोजगार मंत्रालय और युवा कार्य खेल मंत्रालय किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास। आइए देखते हैं मंत्री परिषद। तो श्री जेपी नड्डा या जगत प्रसाद नड्डा के पास स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन उर्वरक मंत्रालय है। मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो आवास शहरी कार्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय। पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जितन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, और सर्बानंद सोनोवाल जो पहले असम के सीएम थे उन्हें अभी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से आते हैं, संस्कृति मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिराज सिंधिया तो इन्हें दोस्तों संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। गिरिराज सिंह इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, और श्री प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है, और श्री एच.डी. कुमार स्वामी को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। श्री चिराग पासवान इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है, और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय है। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय खान मंत्रालय, और श्री सी.आर. पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में चर्चा में रहा परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन पीसीए कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के द हेग में। तो ऑप्शन सी। पीसीए सुर्खियों में रहा क्योंकि पाकिस्तान ने 2022 में दोस्तों भारत के खिलाफ याचिका दायर की कि जिसमें आरोप लगाया था कि भारत सिंधु जल संधि जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी, तो उसका उल्लंघन करते हुए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाकर पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोक रहा है। तो पीसीए ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया, भारत को संधि के नियमों का पालन करने का आदेश दिया। हालांकि भारत ने पीसीए के जो इस फैसले को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि इंडस जो जल संधि के मामले में उसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। ऐसे विवादों को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता या विश्व बैंक की निगरानी में सुलझाया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि 2025 में सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों राजगीर बिहार में आयोजन होगा। किसका? पुरुष एशिया हॉकी कप 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका शुभंकर की अपन बात करें तो वो दोस्तों चांद है, मून इसका शुभंकर है, और यह एक बाघ और टाइगर से प्रेरित आकृति है जो चांद वाली है, और मेजर ध्यानचंद के सम्मान में दोस्तों ये रखा गया है हॉकी कप, क्योंकि हॉकी के जादूगर कौन है? हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद। और 29 अगस्त को दोस्तों 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है 29 अगस्त को। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन चीन के बीजिंग शहर में किया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब बनाए जाते हैं? तो दोस्तों 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो दोस्तों फोटोग्राफी दिवस की थीम की अपन बात करें तो माई फेवरेट फोटो इसकी थीम है, माई फेवरेट फोटो। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस की मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड सूची के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसमें दोस्तों स्पेनिश जो फुटबॉल क्लब है ये दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों अभी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया है ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो है जो 2025 में दोस्तों क्या कर रहा है? तो G20 की जो अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2025 में G20 की अध्यक्षता भी जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 20 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जो मनिका विश्वकर्मा है इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब 2025 वाला। 2024 की अपन बात करें
तो राजस्थान सॉरी मिस यूनिवर्स राजस्थान भी इन्होंने जीता है 2024 में। मिस राजस्थान मिस राजस्थान जीता है। और बात आई है दोस्तों, ऑप्शन में है हरनाथ संधू। तो 2021 में दोस्तों इसमें दिया हुआ है, 2021 में इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब। और बात करें विक्टोरिया केजर थेवलिंग की, तो ये दोस्तों डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर, और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था, इन्होंने विक्टोरिया केजर ने। और बात करें अपन हाल ही में दोस्तों हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 हुई है। 72वीं जो मिस वर्ल्ड 2025 हुई है, इसमें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगश्री इन्होंने जीता है। ये कहाँ से संबंधित है? तो थाईलैंड देश से ये संबंधित है और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो याद रखना है 72वीं जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? हैदराबाद के अंदर हुई थी, भारत में हुई थी। और इसमें जो खिताब जीता है वो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री बनी है मिस वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा, जो मिस राजस्थान 2024 रही है और मिस यूनिवर्स इंडिया रही है 2025। तो ये राजस्थान से ही संबंधित है, मिस राजस्थान जो रही है मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ये प्रतियोगिता भारत की एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, जो भी इसे जीतता है वह विश्व स्तर पर आयोजित होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। मनिका विश्वकर्मा 2025 के अंत में थाईलैंड के नोथाबुरी शहर में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस यूनिवर्स इंडिया का यह दूसरा संस्करण था, जिसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया था। प्रेमानंद ग्रुप इस प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। भारत में 3 महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 में और हरनाथ संधू 2021 में। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए और इंडिया अलायंस ने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए किन उम्मीदवारों को नामित किया है? तो दोस्तों इसमें जो सीपी राधाकृष्णन हैं वो एनडीए की तरफ से, और पी सुदर्शन रेड्डी ये है इंडिया अलायंस के ओर से। तो ये उम्मीदवार हैं इनके दोनों, सीपी राधाकृष्णन और पी सुदर्शन रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी। वाइस प्रेसिडेंट अभी जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके लिए अब दोबारा चुनाव होने हैं। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। तो लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की अपन बात करें तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 से 1962। उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, और उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, हिदायतुल्ला, वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हमीद अंसारी और वेंकैया नायडू थे, और जगदीप धनखड़ थे। अभी जो रिसेंट में जो अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है वो थे वाइस प्रेसिडेंट, लास्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, तो उसमें उम्मीदवार जो बने हैं वो सीपी राधाकृष्णन और पी सुदर्शन रेड्डी। तो आइए देखते हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, और पहले झारखंड और तेलंगाना पुडुचेरी के भी राज्यपाल रह चुके हैं। पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से आते हैं और 2007 से 11 तक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में है। इसमें चुनाव संसद के सभी सदस्य चाहे वे निर्वाचित हो और मनोनीत हो भाग लेते हैं। तो ध्यान में रखना है, चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो, दोनों भाग लेते हैं। और वोटिंग होता है जो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड के आधार पर गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होती है। चूंकि बीजेपी के पास अभी दोस्तों संसद में सबसे ज्यादा सीटें हैं और एनडीए के उम्मीदवार के जीतने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है, तो सीपी राधाकृष्णन की संभावना अभी अधिक लग रही है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो ऑप्शन में दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया है किसे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदस्यों के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। तो संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। भारत के राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो दोस्तों राज्य परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यपाल के पदेन सभापति होते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, तो आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख है, 64 में उल्लेख है। 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है और 65 के अंदर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और 66 में क्या हो गया? इलेक्शन से संबंधित है, तो ये अभी चर्चा में है। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी डे। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को उपयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में संसदीय कार्रवाई के लिए भारतीय संसद में कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो अभी दोस्तों 3 नई भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। ये 3 भाषाएं दोस्तों अभी संसदीय कार्रवाई में जोड़ी गई है। और अनुच्छेद जो 120 है इसके अनुसार संसदीय कार्रवाई मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश में होती थी, आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग। और लेकिन 18 जो अन्य भाषा है उसमें भी इसका अनुवाद किया जाता था। रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेल से स्थायी विमानन ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्स या सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों कौन सी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों इसकी जो पानीपत रिफाइनरी है इसको ये सर्टिफिकेट मिला है, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो भारत की ये पहली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल, तो एचपीसीएल दोस्तों कौन सी होगी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और ये बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ओएनजीसी हो गई ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इनकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IOCL। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा कनाडा की जो विनिपेग शहर है वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो आर्चरी यानी तीरंदाजी से संबंधित ये चैंपियनशिप है और इसका आयोजन कनाडा। मिल मेडिकोन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिल मेडिकोन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर दोस्तों आयोजित किया जाएगा और 28 से 29 अगस्त को ये आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों गोरखपुर में स्थापित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार की हाइड्रोजन है जिसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। हाइड्रोजन को पानी H2O से अलग करके बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये पर्यावरण के लिए अनुकूल ईंधन है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला पोर्ट, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट में स्थापित किया गया था। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस संवैधानिक अनुच्छेद को प्रभावित करेगा? तो ये आर्टिकल दोस्तों 75 को प्रभावित करेगा। 130वां संविधान संशोधन। आइए देखते हैं 130वें संविधान संशोधन के विधेयक के बारे में। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 का जो मुख्य एम है, उद्देश्य वो प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों,
मुख्यमंत्री और राज्य जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जवाबदेही बढ़ाना है। इस विधेयक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 को संबोधित करेगा और केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह विधेयक एक नया प्रावधान जोड़ता है कि यदि कोई पीएम, सीएम या कोई मंत्री 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के मामले में 30 दिन तक लगातार हिरासत या गिरफ्तारी में रहता है तो 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जेल में सरकार न चलाई जा सके और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसमें दोस्तों 5 मेंबर है, उनको मनोनीत कर सकते हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किया गया। इसमें 5 मनोनीत सदस्यों में 2 महिलाएं, 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके से विस्थापित व्यक्ति होता है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्था कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों असम के गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है भारतीय प्रबंधन संस्था। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। 2024 में पहली बार ये दिवस मनाया गया और अब दूसरी बार बनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल जो शिव शक्ति पॉइंट, इसको नाम दिया गया था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश और समग्र रूप से चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश। यानी सफलतापूर्वक एक बार में जो लैंड करने वाला दक्षिण ध्रुव पर वो कौन था? वो भारत देश है, दुनिया का पहला देश। और वैसे चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा देश? चौथा देश। भारतीय सरकार ने हाल ही में किस वस्तु पर से आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा लिया? तो ये दोस्तों अभी कच्चे कपास जो कच्चा कपास है रो कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात की है भारत सरकार ने। तो आइए देखते हैं रो कॉटन के बारे में। भारतीय सरकार ने हाल ही में कच्चे कपास रो कॉटन पर से आयात शुल्क पूरी तरह से हटा लिया। पहले यह शुल्क 11% था। यह निर्णय भारत सरकार में कपड़ा उद्योग को समर्थन के लिए लिया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रही सहरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है और अभी ये चर्चा में है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो जनजातियों की अपन बात करें तो दोस्तों जो भील जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और राजस्थान में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, सांसी, डामोर में ये जनजाति पाई जाती है। पंजाब में गद्दी, स्वांगला, भोट। अंडमान निकोबार में सेंटलेज, तो अंडमान निकोबार में सेंटलेज पाई जाती है और अंडमानी निकोबारी, शोम्पेन या सोम्पेन, आंगी, अरबा ये जनजाति पाई जाती है। उत्तरांचल बात करें, उत्तराखंड में भोटिया या मणिपुर में बात करें तो कुकी, आगामी और मिजो। झारखंड में संथाल, गोंड, हो, मुंडा, कोरवा, भूमिज। तो सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस एशियाई देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये दोस्तों नेपाल देश को अभी रूबेला जो मुक्त किया है WHO ने। तो रूबेला एक वायरस संक्रमण है जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, जो बच्चों को अधिक प्रभावित नहीं करता लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए घातक हो सकता है। भारत ने अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया, जिसके तहत 2026 तक भारत में रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है T20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो दोस्तों भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को। वाइस कैप्टन बनाया गया है शुभमन गिल को। और इसका आयोजन दोस्तों जो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पर होगा 9 से
28 सितंबर को इसका आयोजन होगा T20 एशिया कप का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट T20 एशिया कप 2025। तो भारतीय टीम का कप्तान दोस्तों सूर्य कुमार यादव को बनाया गया, जबकि वाइस कैप्टन हो गए शुभमन गिल। इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 28 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। यह पुरुषों की एशिया कप का 17वां संस्करण होगा। इसका आयोजन हर 2 साल में एशिया क्रिकेट काउंसिल ACC के द्वारा किया जाता है। पिछला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। भारत ने ये जीता था और श्रीलंका को ये हराकर ये जीता था। श्रीलंका उपविजेता रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों ड्रीम 11, MPL, फैंटेसी, माई 11 सर्किल, तो इन पर दोस्तों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल इसमें दोस्तों ड्रीम 11 MPL हो गया और माई 11 सर्किल और एक पोकर और एक है रमी। तो इन पर दोस्तों अभी प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, तो इसमें दोस्तों ये हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पैसे का दाव लगाया जाता है। इसमें ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, माई 11 सर्किल, ऑनलाइन पोकर और रमी गेम। तो ये बिल ऑनलाइन गेम्स को 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। ई स्पोर्ट्स, ये वो खेल हैं जो प्रतियोगिता के लिए खेले जाते हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शतरंज, और इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ऑनलाइन सोशल गेम्स, मनोरंजन के लिए जैसे लूडो हो गया, ये जारी रहेंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स, तो इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। और इसमें दोस्तों जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए होंगे, 1 करोड़ का रुपए का जुर्माना होगा, या दोनों प्रावधान भी हो सकते हैं, 3 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत की क्या स्थिति है। इसमें भारत का स्थान है 41वां। हाल ही में सुर्खियों में रहा लिपुलेख दर्रा किन देशों को जोड़ता है। तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत के जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत को चीन या तिब्बत क्षेत्र की अपन बात करें, तिब्बती एरिया, तो इसको जोड़ता है। नेपाल, चीन और भारत के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। तो ये दोस्तों लिपुलेख दर्रा हो गया, भारत और चीन को जोड़ता है। अग्नि 5 मिसाइल का हालिया सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर इसका होगा चांदीपुर। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो चांदीपुर ओडिशा है, वहां पर दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो मिस्र के फुटबॉलर दोस्तों मोहम्मद सलाह इसके प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं, और ये 3 बार जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये पुरस्कार दोस्तों जो PFA प्लेयर ऑफ द ईयर है, ये फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, और मिस्र के हैं मोहम्मद सलाह, इन्हें ये दिया गया है। अणचक्र टूल क्या है। तो अणचक्र टूल दोस्तों ये एक क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है, और ये एक डिजिटल उपकरण है। प्रोजेक्ट पायलट है, अणचक्र टूल क्या है, एक प्रोजेक्ट पायलट है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है और इसके पीछे क्या कारण। तो अभी दोस्तों जलालाबाद शहर है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, परशुरामपुरी इसका नाम कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का। तो औरंगाबाद का नाम बदलकर दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर किया था, और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है उसको अहिल्या नगर कर दिया गया, और जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल, वहाँ पर विजयपुरम इसका नाम, श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया, इसका पोर्ट ब्लेयर का। 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों अभी 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। पीछे वाली क्लास का सवाल था, तो ये थे दोस्तों 16 अगस्त से 22 अगस्त के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसके लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं
पीछे वाली क्लास का क्वेश्चंस। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अजय सेठ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज वाली क्लास का सवाल है 2025 वर्ल्ड गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, खमा गणी।